नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस खतरे को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानसून के मौसम में भी नक्सल विरोधी अभियान जारी रखे जाएंगे। हम नक्सलियों को मानसून के दौरान भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। उनके खिलाफ अभियान बारिश में भी जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने का अनुरोध करते हुए कहा कि बातचीत की कोई जरूरत नहीं, बस हथियार छोड़ दे, विकास की यात्रा में शामिल हों और आकर्षक समर्पण नीति का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए, हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। बीजापुर जिले में नक्सली हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। नक्सलियों ने एक बार फिर 2 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने इन ग्रामीणों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीणों को हैरान और परेशान किया है। हाल ही में बीजापुर के पोदा कोरबा गांव में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिनमें एक 13 साल का छात्र भी शामिल था। देखिए रिपोर्ट। सवाल है कि जब नक्सलियों की पैठ उन्हीं के गढ़ में कमजोर हो रही है, तो उनका आसान टारगेट गांव वाले ही हैं। क्या अबूझमाड़ के इलाके में जब नक्सलियों की सफाई हो रही है, तो वो तिलमिलाए हैं? क्या नक्सली सुरक्षा बलों के एक्शन से हताश और हैरान हैं? दरअसल बीजापुर के पोदा कोरमा गांव की घटना के बाद एक बार फिर माओवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बीजापुर थाना इलाके के सेंड्राबोर और एमपुर गांव में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इनमें से एक सरेंडर नक्सली भी शामिल है। ग्रामीणों की हत्या क्यों की गई है, इसके बारे में नक्सली संगठन की तरफ से कोई बयान या पोस्टर जारी नहीं किया गया है। दरअसल इससे पहले पोदा कोरमा गांव में माओवादियों ने दबिश देकर 3 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों ने इन ग्रामीणों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतकों का नाम समैया और वेको देवा है। समैया पहले नक्सली था, उसने इसी साल सरेंडर किया है। वहीं वेको देवा ग्रामीण है। बीजापुर में 7 दिन में ये 5वीं हत्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद नक्सली शनिवार रात बड़ी तादाद में सेंड्राबोर और एमपुर पहुंचे और 2 लोगों को उठा ले गए। नक्सलियों ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने गांव में ही लाश फेंक कर भाग गए। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की एंट्री बहुत पहले हो चुकी है। सुरक्षा बल बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एनकाउंटर में कई टॉप नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। कई छोटे बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि उनके लिए अब सही समय नहीं है, उनका अंत होना तय है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी परतें खुलती जा रही हैं। अब इस कड़ी में एसआईटी ने उस शख्स को दबोचा है जिस पर सोनम और राज का सामान गायब करने का आरोप है। साथ ही मेघालय एसआईटी ने फ्लैट के गार्ड को भी अशोकनगर से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार फिर जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलोंग एसआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, इस मामले में एक गार्ड को भी एमपी के ही अशोकनगर से दबोचा गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के बाद सोनम की मदद करने और घटना के साक्ष्य छिपाने के आरोप है। अब हम इस ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी कहां और क्यों की गई। प्रॉपर्टी ब्रोकर को शिलोंग एसआईटी ने गिरफ्तार किया। फ्लैट से पिस्टल, रुपए गायब करने का आरोप, सोनम राज का सामान गायब करने का आरोप, हीराबाग के एक फ्लैट में छुपा कर रखा था बैग में देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए भरे थे। सिकली गरों से राज ने देसी पिस्टल खरीदी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिलोंग गिरफ्तार हुआ है। प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग ने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वो फ्लैट किराए पर दिया था जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी राजा की हत्या को अंजाम देने के बाद आकर छिपी थी। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 3 से 10 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें शिलोंग जेम्स अपनी कार में वही बैग ले जाते हुए दिखाई दिया था। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया और अगले ही दिन शिलोंग जेम्स फ्लैट में पहुंच गया और वहां से सोनम का बैग लेकर रवाना हो गया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस बैग को तलाश रही थी, जो अब शिलोंग के पास से बरामद कर लिया गया है। इंदौर में ये शिलोंग पुलिस जो मेघालय पुलिस है वो उसके द्वारा लगातार 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के ही उसमें इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी उसका मेडिकल कराया गया है और उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये तो रही राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी अब तक की अपडेट, लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की पूरी वारदात को हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सोनम और राजा की 11 मई को शादी हुई। 14 मई तक सोनम अपने ससुराल में रही। 15 मई को सोनम को गोविंद मायके ले गया। 15 से 20 मई तक सोनम मायके में रही थी। 20 मई को हनीमून जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। सोनम राजा 22 मई को इंदौर से शिलोंग पहुंचे। 23 मई को शिलोंग में राजा का मर्डर हुआ। 25 मई को सोनम शिलोंग से इंदौर लौट आई। बहरहाल सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 11 जून को शिलोंग के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस साजिश के हर पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है। राजा रघुवंशी मर्डर में ये 2 नई गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच अभी भी जारी है। इंदौर से भोपाल के रास्ते में एक टोल नाके पर शिलोंग पुलिस ने दबिश दी और उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल शिलोंग जेम्स और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर उनको शिलोंग आगे पूछताछ के लिए भी ले जाया जाएगा। तो काफ़ी कई सवाल है इस मामले में और अन्य कितने खुलासे होते हैं और कितने लोग सामने आते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शिलोंग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें शिलोंग जेम्स जो लगातार पूछताछ को अवॉइड कर रहे थे या जो बैग छुपाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और इस एंगल पर भी जो है विचार और छानबीन करेगी। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब 3 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल की पीठ ने यह आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंडियन मेडिकल काउंसिल और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की खासी फजीहत हुई। कोर्ट ने इन पर और इस पूरे फर्जीवाड़े पर बहुत ही तल्ख टिप्पणियां की हैं। देखिए रिपोर्ट। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। पब्लिक लाइफ खराब हो रही है। हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं। इसके बाद एमपी नर्सिंग काउंसिल पर सवाल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल पर सवाल है और पूरे सिस्टम पर सवाल है। हम आपको कोर्ट रूम की और भी बातचीत बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान अदालत के संज्ञान में ये बात लाई गई कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े का ये मामला 3 वर्षों से लंबित है। अब तक इसमें 48 हियरिंग हो चुकी है। 96 बार अधिकारियों को पेशी से छूट दी गई है। अदालत ने जनहित याचिका को लीड केस मानते हुए निर्देश दिया कि नर्सिंग घोटाले से संबंधित सभी नए मामलों की प्रतियां
याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सौंपी जाएं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों के रवैये पर कोर्ट ने कड़ी तलखी दिखाई और कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में चल रहे इतने बड़े गड़बड़ी फर्जीवाड़े को लेकर के बहुत हैरानी जताई है। और चूंकि हमने पूर्व में भी इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, फोटोग्राफ्स, शेड में चल रहे कॉलेजेस, गोदाउन में चल रहे कॉलेजेस और कागजों में चल रहे कॉलेजेस, 16 कॉलेजों में एक ही प्रिंसिपल, एक ही फैकल्टी, ये सारे तथ्य पूर्व में भी हमने पेश किए हैं। इन सभी तथ्यों को जब माननीय उच्च न्यायालय की इस बेंच ने देखा तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्य जताया और ये हैरान कर देने वाली टिप्पणियां उन्होंने की। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस पीआईएल को लीड केस के रूप में हियरिंग की जाएगी और इसे सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जाएगा आने वाले समय की सभी सुनवाई में। और साथ ही नर्सिंग से संबंधित जो भी मामले सुनवाई के लिए लगाए जाएंगे और नए पेश होंगे, उनकी एक कॉपी हमें भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम माननीय उच्च न्यायालय को असिस्ट कर सकें। पिछली सुनवाई में इन दोनों काउंसिल के नुमाइंदों की अनुपस्थिति पर भी न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर दस्तावेज पेश नहीं कर रहे और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको कोर्टरूम में जो कुछ कहा और सुना गया उसकी डिटेल बताते हैं। जस्टिस जेके पालीवाल जस्टिस श्रीधरन से कहते हैं, पिछली ऑर्डर शीट देखिए जिसमें जिक्र है कि किस तरीके से कॉलेज बनाए गए हैं, कहीं प्लास्टिक के बोर्ड लगाकर तो कहीं बोर्ड भी नहीं है। इस पर जस्टिस अतुल श्रीधरन बोल पड़ते हैं, ओ माय गॉड, क्या कोर्ट ने पहले ये फोटो देखे हैं? ये क्या हो रहा है? तभी याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा जाता है, माय लॉर्ड, ये तो एक उदाहरण है, इसमें एक ही कॉलेज के बोर्ड बदल बदल कर इंजीनियरिंग, बीएड और नर्सिंग कॉलेज बताया गया है। फिर जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणी आती है, हे भगवान, बस इस आदेश को चिन्हित करें। हे भगवान, ऐसे लोगों के लिए तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम हत्या करने वालों को क्षमा कर देते हैं क्योंकि वो एक आवेश में किया गया अपराध होता है, लेकिन ये सारे अपराध पूर्व नियोजित होते हैं। इन्हें करने के लिए बहुत गहरी सोच और योजना की जरूरत होती है। इन सब से पब्लिक लाइफ खराब हो रही है, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई जांच के बाद राज्य में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की संख्या घटकर 200 के आसपास रह गई है। ये मामला न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हमने लगातार सवाल उठाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, हमने लगातार सवाल उठाए हैं इन फर्जीवाड़ों के लिए, हमने लगातार सवाल उठाए हैं मध्य प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा में पढ़ रहे उन गरीब छात्रों के लिए जिनके लिए परीक्षा बहुत आवश्यक थी। अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दखल के बाद अब नर्सिंग चिकित्सा शिक्षा का शुद्धिकरण का समय आ गया है। अब उन सभी छात्रों को न्याय मिलेगा जो इस फर्जीवाड़े में घिर गए थे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। बलरामपुर में नई नवेली दुल्हन ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। मामला ऐसा जैसे सुनकर आप भी सहम उठेंगे। दरअसल नई नवेली दुल्हन ने शादी के महीने भर बाद ही अपने पति को खाने में कीड़े मकोड़े मारने की दवा मिलाकर मौत की नींद सुला दी। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है ये पूरा मामला। करतूत करते वक्त शर्म नहीं आई, पकड़ी गई तो अब चेहरा छिपा रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रही इस महिला ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड के रंका थाना इलाके का है, जहां के बाहो कुदर गांव के रहने वाले बूढ़ा नाथ की शादी 11 मई को बलरामपुर के बिशनपुर गांव की रहने वाली सुनीता से हुई थी। सुनीता शादी के बाद कुछ दिन अपने ससुराल में रही, फिर अपने मायके चली आई। बार बार ससुराल पक्ष के कहने के बाद भी वो मायके से नहीं लौटी, जिसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने 5 जून को सामाजिक बैठक बुलाई, जिसके फैसले के बाद दुल्हन सुनीता को अपने ससुराल जाना पड़ा। यहीं से मौत की खौफनाक मंजर की साजिश की शुरुआत होनी शुरू होती है, जिसे एनडीटीवी संवाददाता ग्राउंड जीरो से बयां कर रहे हैं। दुल्हन सुनीता, दुल्हा बुधनाथ दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंद रिवाज को निभाया। दुल्हा पसंद नहीं था तो दुल्हन को ससुराल नहीं भाया। शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाने से कर दी इनकार। ससुराल पक्ष वाले जब समाज में रखे बैठक तो दुल्हन को जाना पड़ा ससुराल। 3 दफा पहले भी दुल्हन के द्वारा अपने दूल्हे को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, पर कोशिश रही
नाकाम। फिलहाल चौथी बार कीड़े मकोड़े की दवा खाने में मिलाकर अपने दूल्हे को, नई नवेली दुल्हन ने खिलाया और हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाया। सुना आपने, पत्नी सुनीता पति से छुटकारा चाहती थी और इसके लिए आरोपी सुनीता पति के खिलाफ साजिश रचने लगी। सुनीता ने पति को रास्ते से हटाने के लिए इसके पहले भी 3 बार खाने में जहर मिलाकर खिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लेकिन उसने सामाजिक बैठक के बाद मायके से ससुराल आने के दौरान ही पति के मर्डर की साजिश रच डाली। ससुराल में आने के बाद पति के लिए चिकन भात बनाई और उसने जहरीली दवा मिलाकर पति के सामने परोस दिया, जिसे खाने के बाद पति बूढ़ानाथ की मौत हो गई। हालांकि उसके खौफनाक साजिश की पुलिस को भनक लग गई और अब सुनीता पुलिस के शिकंजे में है। पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफी दुखी थी और पत्नी पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से। तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पे मृतिका के माँ जो हैं वो थाने में एक आवेदन दी है, जिस पे हम लोगों ने FIR किया है और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है हम लोगों ने। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी सुनीता ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से पीड़ित परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसर गया है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को यह पूरा घटना पूरी तरीके से तार तार करके रख दिया है। इस घटने के बाद गांव में पूरी तरह से मातम भी पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को अपने हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला पहले तो अपनी सास पर हत्या का आरोप लगाया, फिर पुलिस ने जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। बाद में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। विजेंद्र कुमार, NDTV, बलरामपुर। छतरपुर में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दिन दहाड़े अपहृत महिला और उसके बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं अलीराजपुर में सरे बाजार नाबालिग के अपहरण का भी नया वीडियो सामने आया, जिसमें देखा कि आखिर नाबालिग कैसे बदमाशों के चंगुल से छूटी। देखिए दोनों मामलों की रिपोर्ट। ये दोनों तस्वीरें छतरपुर और अलीराजपुर की हैं, जहां बदमाशों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। अलीराजपुर में जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, वहीं छतरपुर में बदमाशों के झुंड ने एक महिला को अगवा कर लिया। बता दें कि छतरपुर में शनिवार को दिन दहाड़े महिला और उसके बच्चों का अपहरण किया गया। बदमाश हथियारों से लैस होकर शख्स के घर जा पहुंचे, जहां महिला के पति के साथ मारपीट की। वहीं महिला और उसके बच्चों को लेकर बदमाश कार से फरार हो गए। मुझे उठा रहे थे, मैं नहीं गया, मेरे ऊपर मेरी माता जी गई, तो मेरी घरवाली मेरे ऊपर और गिरी। इसके बाद एक लड़का आया, उसने पकड़ा, लठ मारा तो उसका यहाँ से हाथ भी फ्रैक्चर हो गया होगा, उसको खसूड़ कर ले गए। किसने गोली चलाई, आपको नाम पता है? संजय सिंह राजपूत, और भी उसके साथ में 40 गुंडे थे। पंचम सिंह राजपूत कौन? हाँ, पंचम सिंह का लड़का है संजय सिंह राजपूत। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने महिला और उसके बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। विगत दिन जो घटना हुई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक महिला और बच्चे का अपहरण किया गया, उसमें तत्काल ही गंभीर धाराओं में हत्या का प्रयास, अपहरण आदि धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी के साथ में 6 अन्य आरोपी, इस प्रकार 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी को हरियाणा से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और जो पीड़िता हैं और बच्चे हैं उनको भी रिकवर किया गया है, वो सकुशल हैं और सुरक्षित हैं। अपहरण की घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बदहाल बताया।
दूसरी तरफ अलीराजपुर में नाबालिग के अपहरण का नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो बदमाश हथियार के दम पर नाबालिग को अगवा कर लेते हैं और जबरन बाइक पर बिठा लेते हैं। वहीं कुछ दूर जाने के बाद नाबालिग अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर फरार होती नजर आई। नाबालिग ने तत्परता दिखाई और मौका पाते ही बदमाशों के चंगुल से छूटकर फरार हो गई। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही बदमाशों पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित किया है। एनडीटीवी के लिए छतरपुर से अरविंद तिवारी और अलीराजपुर से उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट। जशपुर के मनोरा विकास खंड करदना गांव में नाशपाती और सेब के उत्पादन से किसानों की जिंदगी बदल रही है। बगीचा ब्लॉक और मनोरा ब्लॉक के किसानों ने कुल 3700 एकड़ भूभाग पर खेती की है। नाशपाती और सेब की शुरुआती दौर में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है और इस उम्मीद से किसान उत्साहित। देखिए रिपोर्ट। सेब के फल दिखाते ये किसान जम्मू कश्मीर या हिमाचल से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जशपुर के हैं। इन किसानों ने नाबार्ड बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत नाशपाती और सेब के बागान की शुरुआत साल 2010 में की थी। इसके लिए रीड संस्था ने गांव-गांव जाकर किसानों को फलों की खेती के लिए तैयार किया और उनकी जमीन पर नाशपाती के पौधे लगवाए। रीड्स वर्करों ने नियमित देखभाल कर 3700 से अधिक बागान तैयार कर दिए हैं। नाशपाती के पौधों से फल तीसरे से चौथे साल में मिलने शुरू हो गए। अब पेड़ बड़े हो गए हैं और भरपूर उत्पादन हो रहा है और किसानों का मुनाफा भी अधिक हो गया है, जिससे वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। इसका शुरुआत हम लोग ऐसे किए कि कल्याण आश्रम से हमारे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, नाबार्ड में जुड़े हुए हैं। नाबार्ड के लोग बहुत सारा जगह पर उन लोग नाशपाती लगवाए और उन लोगों ने सोचा कि यहाँ करदना में भी कुछ नाशपाती और सेब की खेती लगाया जाए कह के सोचे और यहाँ इस गांव को चयन किए और इस गांव को चयन किया और सबसे पहले 50 पौधा ला करके हम लोग को दिए ट्रायल के लिए। तो उसको हम लोग जी जान से लगा करके उसको जिंदा किया और साल भर के अंदर में फल देने लगा। इसका पौधा तो हिमाचल प्रदेश से ला के दिए हम लोग को, फिर वहाँ से किसने ला के दिए? हम लोग को राजेश सर सब ला के दिए नाबार्ड से। फिर इसकी खेती की है? इसके खेती की है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर फल देना चालू कर दिया ना। वहीं नाशपाती के साथ साथ सेब की भी खेती यहाँ के किसान कर रहे हैं। इस नए प्रयोग में राज्य सरकार भी किसानों का भरपूर सहयोग कर रही है। यहाँ के 100 किसानों ने प्रति एकड़ के हिसाब से हर मन 99 और अन्ना किस्म के सेब के 3000 पौधे लगाए हैं। पौधों का विकास भी अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिले में पैदा होने वाले सेब उसी टेस्ट, कलर और साइज का होगा जैसा हिमाचल, जम्मू कश्मीर में होता है। सेब की खेती की लागत इकाई प्रति हेक्टेयर 2,46,250 रुपए है। इसकी खेती को करने के इच्छुक किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा खाद और सिंचाई के उपकरणों में पर्याप्त सब्सिडी भी दी जाती है। अभी तो छत्तीसगढ़ में सेब नाशपाती का खेती सुनकर मेरे को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें खुद को इसमें काम और सेवा करने का मौका मिल रहा है। बताइए कि पहले क्या चीज का खेती करते, अभी क्या चीज का खेती कर रहे हैं? पहले तो कुछ खेती नहीं कर रहे थे, अभी सेब का खेती कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कितना बदलाव है आपके जीवन में? अच्छा लग रहा है। हाँ। सेब की खेती के लिए ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में मध्यम तापमान हो, ताकि सेब के पेड़ पर अच्छी फसल तैयार हो सके। जसपुर की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो प्रकृति के लिए जाना जाता है। जसपुर में और 4 चांद लगाए थे कि यहाँ की सेब और नाशपाती की खेती की जाती है। ये जो पठारी क्षेत्र, यहाँ पर 3700 हेक्टेयर में सेब की खेती की जाती है। करीब 3500 से अधिक लोग इसके किसान हैं जिसमें जुड़े हुए हैं। जो सेब की खेती है करने से यहाँ के लोग जो किसान है इनके जीवन में बदलाव आया और अच्छी कमाई कर रहे हैं। जसपुर से एनडीटीवी के लिए अभिषेक शुक्ला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।